हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने करंट अफेयर्स की शुरुआत की है, जिसको थीम दी गई है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। इन करंट अफेयर्स को इस तरह तैयार किया जाता है जो हमारे आगामी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज 19 फेब 2021 के करंट अफेयर्स, जिन्हें बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेस से लिया गया है। तो देखते हैं आज हमारा पहला टॉपिक क्या है। आज हमारा पहला टॉपिक है जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2020 के बारे में, 2021 के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या। तो जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में बायो एशिया के द्वारा यह अवार्ड भारत बायोटेक को प्रदान किया गया। आपको ये नाम जाना पहचाना लग सकता है, क्योंकि आपको याद रखना है भारत बायोटेक को यह अवार्ड कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण, यानी कि इनके द्वारा एक वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम है कोवैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण तथा अनुसंधान के लिए दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत टेक भारत में अनुसंधान व मेडिकल के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिष्ठित संस्था है। इसी को जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है 2021 का। तो ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा दिया है? तो बायो एशिया के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 तो क्या है? स्कॉच समूह के चेयरमैन समीर कोचर के द्वारा यह अवार्ड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को प्रदान किया गया है। यानी कि यह अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को। यह आपको याद रखना है। यह अवार्ड उन्हें राज्य में शासन को पारदर्शी बनाने के लिए दिया गया है। यानी कि उनके द्वारा जिस प्रकार ऑनलाइन गतिविधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और राज्य में शासन व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है, इसी वजह से उनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड किसने दिया है? तो स्कॉच समूह के चेयरमैन समीर कोचर के द्वारा उन्हें अवार्ड दिया गया है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। किसके बारे में? इस अवार्ड के बारे में। आप जानते हैं कि इसकी राजधानी कहां पर है? तो राजधानी 3 राजधानियां वाला एकमात्र राज्य है भारत का, जिसकी 3 राजधानियां हमारे देश में देखने को मिलेंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है किसके बारे में? ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021। एक तरीके का एक्सरसाइज है। नाम से पता लग रहा है कि यह एक्सरसाइज ईरान और रशिया के बीच में होती है। और हाल ही में इसका आयोजन रूस तथा ईरान के बीच हिंद महासागर में किया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका आयोजन कहां किया गया है? रूस तथा ईरान के बीच हिंद महासागर में किया गया है। यह आपको याद रखना है। इस अभ्यास में सबसे बड़ी बात, इस बार भारत भी भाग ले रहा है। तो भारत के द्वारा भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। अब देखो, अब आप समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार विश्व संबंधों में बदलाव आता है। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, तो ईरान के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगाए गए थे कि कोई भी देश जल्दी से ईरान के साथ अपने संबंधों को सुधारना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही अमेरिका में सत्ता में परिवर्तन हुआ, नई पार्टी की सरकार आई, तो नई पार्टी की सरकार के अकॉर्डिंग चीजें भी बदलना शुरू हो गई। अब यहां पर रसिया ने भी पार्टिसिपेट किया, भारत ने भी पार्टिसिपेट किया, और ये भारत के हित के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भारत ने एक बड़ी मात्रा में ईरान में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। भारत के द्वारा एक बड़ा पोर्ट बनाया गया, इसका नाम है चाबार पोर्ट। काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाला, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसलिए इस लिहाज से ईरान भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे एशिया वाले क्षेत्र में भारत को अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है क्या है? धुबरी फुलबरी पुल। क्या है ये? धुबरी फुलबरी पुल तो है क्या? महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना के तहत इस पुल का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर किया जा रहा है। यानी कि इस पुल का निर्माण कौन सी नदी पर? सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर किया जा रहा है। यह पुल असम और मेघालय को आपस में जोड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ये बड़ा सा पुल दिखा रखा है, असम और मेघालय को आपस में जोड़ने का काम करेगा। मैं इसको मैप में भी दिखाऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए, ये धुबरी है, ये धुबरी असम का है, और ये यहाँ पे फुलवारी किसका है? तो ये मेघालय का है। इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा ये पुल। ठीक है, काफी बड़ा है। और कौन सी रिवर पर है? तो मैंने बताया ब्रह्मपुत्र रिवर पर। असम के बारे में, असम की राजधानी आप सब जानते हैं, दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के गवर्नर हैं श्री जगदीश मुखी जी। तो ये आपको याद रखना है धुबरी फुलवारी पुल के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है वो है 11th वर्ल्ड पेट्रो कोल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट। यानी कि एक तरीके की कांग्रेस है, समिट है, और इस समिट का आयोजन एनर्जी एनवायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। बस इतना याद रखिए, किसके द्वारा किया गया है? एनर्जी एनवायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। और भारत का प्रतिनिधित्व हमारे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा किया गया है इसका क्या? प्रतिनिधित्व। तो ये भी आपको याद रख लेना है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है।
ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बस दिमाग में रहनी चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है ई छावनी पोर्टल। नाम से पता लग रहा है छावनी से संबंधित है, छावनी मतलब कैंटोनमेंट एरिया। तो देखते हैं, हाल ही में इस पोर्टल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यहां सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। वो जान सकते हैं कि किस जगह प्लॉट खाली है, किस जगह मतलब एरिया खाली है, कहां पर वो रह सकते हैं। यानी कि छावनी क्षेत्र में रहने वाले सैनिक व पूर्व सैनिकों को ये सुविधाएं प्रदान करने का काम करेगा ई छावनी पोर्टल, जिसे हाल में ही हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, हाल ही में विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि यह प्रोजेक्ट अपने निर्माण के अंतिम स्थान पर है। यानी कि अब निर्माण की अंतिम स्टेज पर है, ये लगभग पूरा होने वाला है। कलादान क्या है ये? कलादान एक रिवर का नाम है, ये आपको याद रखना है। और ये कहां पर देखने को मिलेगी ये रिवर? तो ये रिवर आपको देखने को मिलेगी कहां पर? म्यांमार के अंदर। कलादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार की बहुमुखी विकास परियोजना है, ये आपको याद रखना है। यह प्रोजेक्ट कोलकाता म्यांमार के सितवे को जलमार्ग के द्वारा जोड़ेगा। यानी कि कोलकाता व म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है, आपस में उनको जलमार्ग के द्वारा जोड़ा जाएगा। उसके बाद सितवे से पलेटवा तक क्या होगा? कलादान रिवर पर जलमार्ग के द्वारा यहां पर भी जलमार्ग का काम होगा, तथा यहां से सड़क मार्ग से मिजोरम तक जाएगा। यानी कि ये सड़क मार्ग तक फिर कहां? मिजोरम तक जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसमें दो मार्ग हैं, एक है जलमार्ग समुद्री मार्ग, दूसरा आपका रिवर मार्ग, और तीसरा आपका सड़क मार्ग। तो इस तरह ये जोड़ेगा। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि भारत की और म्यांमार की बहुउद्देशीय परियोजना है। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर इंडिया है, इंडिया का ये कोलकाता है, यहां से ये शुरू होगा और यहां से ये जाते हुए देखो यहां तक सितवे तक पहुंचेगा। सितवे पोर्ट जो रखाइन प्रांत में है, ठीक है, म्यांमार के। फिर यहां से यहां तक पलेटवा तक ये कलादान रिवर है। फिर यहां से ये रोड के थ्रू आइजोल तक जाएगा, यानी कि मेघालय तक पहुंचेगा ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में। काफी ज्यादा न्यूज में है, अच्छे से याद रखिएगा किस दो देशों के बीच में है और ये सारी चीजें। और ये एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, यहां पर ये जो छोटा सा रीजन है जहां मैं साइन कर रहा हूं, इसको बोलते हैं चिकन नेक। तो भारत को यहां पर हमेशा डर बना रहता है, क्योंकि चीन भी पास में ही है। इसके अलावा ये एरिया बहुत छोटा है, बांग्लादेश से भी यहां पे घुसपैठ होती रहती है। तो भारत ने क्या किया, एक नया रास्ता निकालने के लिए, ताकि इस भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य मेघालय में पहुंचा जा सके। इसलिए ये भारत की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना है, ये आपको दिमाग में रखना है। और इससे नॉर्थ ईस्ट का विकास भी होगा, तथा भारत तथा म्यांमार के संबंधों में एक नई क्या देखने को मिलेगी, एक नई सरगर्मी देखने को मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक यहां पर देख लीजिए, ये सारी चीजें अभी कलादान के बारे में है। कितने मिलियन खर्च होंगे? $484 मिलियन खर्च होंगे इस प्रोजेक्ट पे। तो ये सारी बातें यहां पे देख लीजिए। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये लगभग कंप्लीट होने वाला है और रखाइन प्रांत में है। ये सारी बातें यहां पे याद रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है वो है समर्थ स्कीम के बारे में। ध्यान से सुनिए, इस स्कीम को कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा उद्योग में कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। यानी कि हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा कपड़ा उद्योग में कौशलता को बढ़ावा देने के लिए समर्थ स्कीम को लॉन्च किया था। ये आपको याद रखना है। इस योजना के तहत क्या होगा, इस योजना के तहत उद्योग में काम करने वाले युवाओं को कौशल दिया जाएगा, जिससे कि वह वर्तमान जरूरत के अनुसार कार्य कर सकें और अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें इसके तहत। इसलिए इस समर्थ स्कीम को कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है यूएन फूड सिक्योरिटी कमेटी। यह एक अंतर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। बस आपको मैं ये न्यूज में था तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। क्या है ये? यूएन फूड सिक्योरिटी कमेटी। यह अंतर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की निगरानी करना है। यानी कि यह संस्था क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देखरेख करती है कि किस देश में किस प्रकार की खाद्य सुरक्षा उसके नागरिकों को प्रदान की जा रही है। यह काम है यूएन फूड सिक्योरिटी कमेटी का। और इसका मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा, तो वहीं जहां पर एफओ का है, फूड जो कॉर्पोरेशन है उसका जो मुख्यालय है, वहीं पर इसका भी मुख्यालय है। रोम इटली के अंदर इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, यूएन फूड सिक्योरिटी के बारे में, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। और हाँ, एक और बात, यह अंतर सरकारी संस्था है, ये याद रखिएगा, अंतर सरकारी संस्था है जिसका मुख्यालय रोम में है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है वो है एनएस विश्वनाथन समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एनएस विश्वनाथन समिति आरबीआई के द्वारा ग्रामीण सरकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। अभी हाल में ही देखा होगा आपने कि किस प्रकार अनेक प्रकार कई बैंक क्या हो गए, दिवालिया हो गए, कई बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया, कई बैंकों में धोखाधड़ी देखने को मिली। तो इसी वजह से ग्रामीण सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए आरबीआई के द्वारा क्या इस
एनएस विश्वनाथ समिति का निर्माण किया गया, गठन किया गया। यह समिति जांच करेगी कि किस प्रकार इन बैंकों को मजबूती प्रदान की जा सके, जिससे कि और अच्छे से ये काम कर सके और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं पहुंचा सके। इसलिए एनएस विश्वनाथन समिति का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के बारे में आप लोग जानते हैं काफी चीजें। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। 1949 में से भारत का राष्ट्रीय बैंक का दर्जा दे दिया गया था। इसका मुख्यालय कहां देखने को मिलेगा, इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा मुंबई में, और वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर हैं श्री शशिकांत दास जी। तो ये भी आपको याद रख लेना है इसके आरबीआई के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खो खो सुपर लीग चैंपियन ट्रॉफी। ध्यान से सुनिएगा। खो खो एक प्रकार का भारत का अपना इंडिजिनस गेम है, हमारा देशज गेम है। तो क्या हो रहा है, हाल में ही देखो भारत सरकार बड़ी मात्रा में अपने देशज जो खेल है उनको बढ़ावा देने वाली है। और आपको याद रखना है कि हाल में ही हमारे देश में ब्रिक्स समिट होगा। इस साल का ब्रिक्स समिट हमारे देश में आयोजित किया जाएगा। तो भारत सरकार ने इसके लिए एक ब्रिक्स गेम्स की शुरुआत भी की है, जिसमें भारतीय गेमों को बढ़ावा देने की बात की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। खो खो सुपर लीग चैंपियंस ट्रॉफी। देश में आयोजित इस खो खो ट्रॉफी को पहाड़ी बिल्लास के द्वारा जीता गया। एक टीम है पहाड़ी बिल्लास, तो याद रखिएगा इन्होंने इस ट्रॉफी को जीता है, यानी कि इनके द्वारा इसको जीता गया है। और खो खो भारत का देशज गेम है, नॉर्मल सी बात है, आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक है हमारा कंछोत त्योहार के बारे में। हाल ही खबरों में था ये। इस त्योहार का आयोजन जम्मू कश्मीर की चिनाब घाटी में किया गया है। यह त्योहार का संबंध नाग संस्कृति से है, यानी कि कंछोत त्योहार कहां का है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर का है, और ये चिनाब घाटी में इसका आयोजन किया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंछोत त्योहार, ठीक है। और ये नाग संस्कृति से संबंधित है। देखो पिछले कुछ सालों में हिंदू संस्कृति से संबंधित जो त्योहार थे उनकी शुरुआत दोबारा से जम्मू कश्मीर राज्य में की जाने लगी है। तो कहने का मतलब पुरानी संस्कृतियां फिर दोबारा से रिवाइव हो रही हैं, और जो पुराने मंदिर थे आतंकवादी दहशतगर्दों की वजह से जो बंद पड़े थे उनको भी ओपन किया जा रहा है। तो काफी अच्छी पहल है, काफी अच्छे कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। कल्चर बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होगी, चीजें दोबारा से सुधरेंगी, और जम्मू कश्मीर फिर एक बढ़िया इंपोर्टेंट राज्य बनकर उभरेगा भारत सरकार का। बस ये है कि इस पहल में सभी लोग सहयोग करें, एक दूसरे के साथ साथ दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें। तो क्या होगा, राज्य और तेजी से आगे बढ़ेगा, और राज्य के अंदर जो दहशतगर्दी जो समस्याएं हैं, अलगाववादी समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है कंछोत त्योहार के बारे में, जो किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, और ये नाग संस्कृति से है। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है, लेकिन आप लोग देते तो हो नहीं आंसर। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसका आंसर दें, ताकि आपको खुद पता लगे कि आपने जो कल पढ़ा उसका आप आंसर देने में कैपेबल हैं या नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका आंसर मैं अगले क्लास में तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो क्या है क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रही पराग सम्मान सूची 21 का संबंध निम्न में से किससे है। यानी कि हाल ही जो खबरों में रही थी पराग सम्मान सूची, उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है, बच्चों की किताबों की सूची है, शिक्षा के क्षेत्र में अवार्ड है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स, जिनको बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाया जाता है। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ शेयर किए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो दिन प्रतिदिन की खबरें जानना चाहते हैं, तो उनके साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करिए, कमेंट करिए, इस पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये चैनल ग्रो हो और ऐसे ही इस पर लगातार काम होते रहें। एक और बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन अखबारों के एडिटोरियल को कवर किया जाए, और उनको इस तरह कवर किया जाए जिससे कि हमारे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती रहे। जीएस का एक बड़ा हिस्सा है ये अखबार कवर करते हैं। अगर आप लोगों की अनुमति रही, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो इस सीरीज को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारी इवनिंग में एक और सीरीज चलती है जिसका नाम है प्रीलिम्स थिंक सीरीज, जिसके अंतर्गत कुछ सवाल आपसे कराए जाते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसमें यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस, एनडीए, इसके अलावा एसएससी लेवल तक के सवालों को आपके सामने रखा जाता है, और जो लाइव होती है 9 बजे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें तो प्लीज करिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है वो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी ही तब तक नई सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।